राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लास में हमने विज्ञान से संबंधित जो शिक्षण विधियां की क्लास ली थी उसमें हमने कुछ विधियां पढ़ी थी। आज की क्लास में हम प्रयोजना विधि और अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास को शुरुआत करते हैं। प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि की हम बात करें तो इस विधि की विचारधारा थी वो जॉन डेबी द्वारा दी गई थी। जो जॉन डेबी वैज्ञानिक है, इनके द्वारा प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि की विचारधारा दी गई थी और 1912 में दी गई थी। इसके जनक या प्रतिपादक की बात करें तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक जो है इसके जनक या प्रतिपादक है। 1918 में उन्होंने यह प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि दी थी। प्रयोजना या प्रोजेक्ट शब्द का शिक्षा में जो प्रथम प्रयोग हुआ था यह विद्यमान रिचर्ड द्वारा किया गया था। याद रखें, जो प्रयोजना या प्रोजेक्ट शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो है विद्यमान रिचर्ड द्वारा किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में। 1900 ईस्वी में कहा, कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1900 ईस्वी में इस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। शिक्षा में प्रयोजना की विचारधारा दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जॉन डेबी द्वारा कब दी गई? 1912 में। तो जो इसकी जो विचारधारा है 1912 में जॉन डेबी द्वारा दी गई दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करें प्रयोजना विधि की। जो प्रयोजना विधि इसका शैक्षिक उद्देश्य है उत्पादकता संबंधित गुणों का विकास करना। याद रखें, जो प्रयोजना विधि है इसका शैक्षिक उद्देश्य क्या है? उत्पादकता संबंधी गुणों का विकास करना। प्रयोग जो है इसका सामान्यतः सामाजिक पर्यावरण अध्ययन से किया जाता है। प्रयोजना विधि जॉन डेबी के करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रयोजना विधि है दोस्तों, ये जॉन डेबी द्वारा जो करके सीखने का सिद्धांत दिया गया उस पर क्या है? आधारित है। भारत में प्रयोजना विधि का प्रथम प्रयोग 1937 में महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा के माध्यम से किया गया। तो अपने देश में भारत की हम बात करें तो जो प्रयोजना विधि का सबसे पहले प्रयोग 1937 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और किस क्षेत्र में? बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करें, भारत में इसे ईसाई शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनाया गया। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। जो ये प्रयोजना विधि है क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियाशीलता मतलब वो करके सीखने के सिद्धांत पर। यह दल शिक्षण पर भी आधारित है। इंजीनियर व व्यावसायिक क्षेत्र के लिए उपयोग में ली जाती है। इस विधि में बालक की भूमिका मुख्य और शिक्षक की क्या रहती है? गौण रहती है। याद रखना, जो प्रयोजना विधि है इसमें बालक की जो भूमिका रहेगी वो मुख्य रहेगी और शिक्षक इसमें क्या रहेगा? गौण रहेगा। परिस्थिति का जो चयन रहता है परियोजना विधि में वो शिक्षक द्वारा किया जाता है और जो प्रोजेक्ट का चयन रहता है वो शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रयोजना विधि में प्रयोजना या प्रोजेक्ट के जो प्रकारों की हम बात करें तो यह दो प्रकार का रहता है, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। व्यक्तिगत की हम बात करें तो इसमें आता है मॉडल तैयार करना, चार्ट बनाना, पत्र लेखन और गुलदस्ते बनाना। और प्रयोजना या प्रोजेक्ट के दूसरे प्रकार जो सामूहिक की हम बात करें तो सामूहिक में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और नाटक मंचन होता है। सामूहिक का मतलब जिसमें एक से अधिक विद्यार्थी भाग ले। व्यक्तिगत का मतलब जिसमें एक अकेला विद्यार्थी भाग ले। तो व्यक्तिगत में मॉडल तैयार करना, चार्ट बनाना, पत्र लेखन और गुलदस्ते बनाना आएगा। सामूहिक में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और नाटक मंचन आएगा। नेक्स्ट हम बात करें, किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड्स, याद रखना, में प्रयोजना के 4 प्रकार बताए। जो किलपैट्रिक है उन्होंने अपनी बुक में प्रयोजना के 4 प्रकार बताए। पहली जो प्रयोजना है वो उन्होंने बताई वो है रचनात्मक प्रयोजना। अगर हम रचनात्मक प्रयोजना की बात करें तो इसमें क्या आता है? अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना और पत्र लेखन। ये दोनों किसमें आएंगे? रचनात्मक प्रयोजना में, जिसमें अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना और पत्र लेखन शामिल है। अब हम बात करें अभ्यासात्मक प्रयोजना, इसमें क्या आता है? इसमें आता है दत्त कार्य, केस स्टडी करना, कार चलाना सीखना, लेखा चित्र और अभिनय। ये सब किसमें आएंगे? अभ्यासात्मक प्रयोजना में इसमें आएगा। नेक्स्ट हम बात करें कलात्मक प्रयोजना या रसासाधन प्रयोजना, इसमें आएगा कहानी, अभिनय और गीत। ये तीनों इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें समस्यात्मक प्रयोजना, इसमें आएगा बालक का बौद्धिक विकास सर्वाधिक होता है। जो समस्यात्मक प्रयोजना है दोस्तों, इसमें बालक का बौद्धिक विकास सर्वाधिक होगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्वार भाटा क्यों आता है, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम बालकों से पूछते हैं और वो उसके क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। तो जहां पर क्या होती है? समस्यात्मक प्रयोजना इसमें होती है, जिसमें बालक का क्या होता है दोस्तों? बौद्धिक विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रयोजना विधि के सोपान। अब प्रयोजना विधि के सोपान क्या क्या है? पहला है समस्या उत्पन्न करना, दूसरा सोपान है समस्या का चयन करना, तीसरा सोपान है समस्या या प्रयोजना की रूपरेखा बनाना,
चौथे की बात करें तो प्रयोजना का क्रियान्वयन करना, पांचवा है प्रयोजना का मूल्यांकन करना और छठा है प्रतिवेदन या लेखा जोखा तैयार करना। तो प्रयोजना विधि के 6 सोपान है। इसमें पहला समस्या उत्पन्न करना, दूसरा समस्या का चयन करना, तीसरा समस्या है प्रयोजना की रूपरेखा बनाना, रूपरेखा बनाने के बाद प्रयोजना का क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन के बाद प्रयोजना का मूल्यांकन और लास्ट में प्रतिवेदन या लेखा जोखा क्या करना, तैयार करना। तो यह क्या है, प्रयोजना के सोपान है, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें प्रयोजना विधि के गुण और दोषों की। तो इसके गुणों की हम बात करें तो प्रयोजना विधि जो है दोस्तों, यह बाल केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक है, यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है और इस विधि में व्यावहारिकता को बल मिलता है। किसको बल मिलता है, व्यावहारिकता को। इसके दोषों की हम बात करें तो जो प्रयोजना विधि है दोस्तों, यह खर्चीली है, कक्षा स्वरूप कारखाने जैसा लगता है, क्योंकि इसमें प्रयोगात्मक प्रश्न या प्रयोगात्मक कार्य भी किए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर अगर वो कार्य करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, कक्षा का स्वरूप कारखाने जैसा लगेगा। प्राथमिक स्तर के लिए क्या है, यह अनुपयुक्त है। मंद बुद्धि व कमजोर बालकों के लिए भी क्या है, अनुपयोगी है। तो यह इस प्रयोजना विधि के दोष हैं और यह इसके क्या है, गुण है। इनको आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन की। प्रयोजना विधि खत्म हो चुकी है, अब अभिक्रमित अनुदेशन की बात होगी। यह विज्ञान की शिक्षण विधियों में आपकी 5वें नंबर की विधि है। अब हम बात करें इसके जनक की, तो जो अभिक्रमित अनुदेशन के जनक है यह बीएफ स्किनर है। इन्होंने 1954 में इस विधि को दिया था, अभिक्रमित अनुदेशन को। प्रथम प्रयोग पशुओं पर किया गया। जो अभिक्रमित अनुदेशन है इसमें जो प्रथम प्रयोग है वो किस पे हुआ, पशुओं पे हुआ। इसका सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है स्वगति से सीखने का। जैसे अभी इससे पूर्व वाली विधि में करके सीखने का सिद्धांत था, उसी प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या है, स्वगति से सीखने का। यह आधार है किस पर आधारित है, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन की विधि है यह सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब इसका जो आधार है वो क्या है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन की विचारधारा प्रस्तुत की किसने, सुकरात ने। जो अभिक्रमित अनुदेशन है इसकी विचारधारा सुकरात ने प्रस्तुत करी थी। इसके जनक कौन है, बीएफ स्किनर। नेक्स्ट हम बात करें सुकरात की विचारधारा के आधार पर 1920 में सिडली एल प्रेसी ने एक व्यावहारिक शिक्षण मशीन का निर्माण किया। 1920 में जो सुकरात की विचारधारा थी उसके आधार पर सिडली एल प्रेसी ने क्या किया, एक व्यावहारिक शिक्षण मशीन का निर्माण किया। यह जो सिडली एल प्रेसी है ये क्या है, एक यूनानी दार्शनिक है। शिक्षण मशीन की क्रियाविधि के आधार पर 1938 में बीएफ स्किनर ने किस पे प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत के आधार पर 1954 में स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो जो इसका आधार जो था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उसी सिद्धांत के आधार पर 1954 में स्किनर ने क्या किया, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इससे अभी पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था अभिक्रमित अनुदेशन के जो सिद्धांत, इसका आधार क्या था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और ये किसके द्वारा दिया गया, बीएफ स्किनर द्वारा। और चूहे पर इसमें क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। यह स्व अनुदेशन पर आधारित विधि है। जो अभिक्रमित अनुदेशन है यह स्व अनुदेशन पर क्या है, आधारित विधि है। इसमें हम आगे बढ़े, भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग जो है डॉक्टर दीनदयाल तिवारी द्वारा 1963 में किया गया था। जो भारत की हम बात करें तो इसमें जो अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग हुआ था दोस्तों, यह डॉक्टर दीनदयाल तिवारी द्वारा 1963 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, इलाहाबाद पेडागोजिकल संस्था। जो इलाहाबाद पेडागोजिकल संस्था है वहां पर इसका क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें सिद्धांत, इसके क्या क्या सिद्धांत है। पहला है छोटे छोटे पदों में विभाजित करने का, दूसरा सिद्धांत है क्रमबद्धता का, तीसरा है क्रियाशीलता का, चौथा है स्वगति से सीखने का, पांचवा सिद्धांत है पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि का, और छठे सिद्धांत की हम बात करें तो तत्परता का सिद्धांत। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत है, छोटे छोटे पदों में विभाजन का, क्रमबद्धता का, क्रियाशीलता का, स्वगति से सीखने का, पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि का और तत्परता का सिद्धांत। तो ये सभी सिद्धांत इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गुणों की, तो नकारात्मक व सकारात्मक दोनों प्रकार का पुनर्बलन मिलता है। जो अभिक्रमित अनुदेशन है दोस्तों, इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार का क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। विद्यार्थी अध्यापक पर निर्भर न रहकर स्वयं उत्तर की जांच करते हैं। बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। जो अभिक्रमित अनुदेशन है दोस्तों, इसके द्वारा बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। सभी विषयों के लिए उपयोगी है। जो अभिक्रमित अनुदेशन है दोस्तों, यह क्या है, सभी विषयों के लिए उपयोगी है। यह एकल या द्विअध्यापकी विद्यालयों के लिए अधिक उपयोगी है। जहां पर
एकल शिक्षकों, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर अगर एक ही शिक्षक कार्यरत है या दो शिक्षक कार्यरत है और क्लासें अधिक है, वहां पर यह विधि क्या है, अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। नेक्स्ट हम बात करें अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। अब अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का है, तो पहला हम देखें वह है रेखीय अनुदेशन, श्रृंखला, भाई, स्केनेरियन, आरोही या अनुकूलिया। ये सभी नाम आप याद रखें, किसी भी एक नाम से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके जो जनक की हम बात करें तो वह है स्किनर और यह 1954 में दी गई थी। सहयोगी की बात करें तो जेम्स ली हॉलैंड इसके क्या है, सहयोगी थे। तो रेखीय अनुदेशन, श्रृंखला अनुदेशन, भाई, स्किनेरियन या आरोही या अनुकूलिया, ये सभी इस रेखीय अनुदेशन के ही नाम है। इसके जनक स्किनर है। दूसरी की हम बात करें तो उसमें आता है साखी, आंतरिक या क्राउडेरियन। इसके जनक नॉर्मन ए क्राउडर है और 1960 में उन्होंने इस विधि को दिया था। कहीं कहीं इसका 1969 भी लिखा हुआ है, लेकिन आप 1960 याद रखें। तीसरे की हम बात करें तो मैथेटिक्स या अवरोह अनुदेशन। इसके जनक की बात करें तो थॉमस गिलवर्ट जो है इसके जनक है और 1962 में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया। नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। इसके जनक की बात करें तो जॉन स्टालुरो एंड डेनियल डेविस जो है कंप्यूटर सहायक अनुदेशक के जनक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट विधि या नेक्स्ट अनुदेशन के प्रकार की, तो वह है स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन। इसके जनक है बीएस केलर। इन दोनों में तो आप बस अनुदेशन के जनक की को याद रखें, बाकी इन तीनों की हम आगे थोड़ी और बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहले आता है रेखीय अनुदेशन से और फिर साखी से और फिर मैथेटिक्स से बात करेंगे। यहाँ पर एक टेबल के रूप में इन तीनों को थोड़ा सा बताया गया है, आप यहाँ पर भी ध्यान रखें। शैक्षिक दृष्टिकोण से जो है अनुदेशन के प्रकार को बताया गया है। तो जो शैक्षिक दृष्टिकोण से बात करें तो वह अनुदेशन 3 प्रकार का रहेगा शैक्षिक दृष्टिकोण से। पहला है रेखी, दूसरा है साखी और तीसरा है मैथेटिक्स। बाकी जो 2 अनुदेशन है उनको शैक्षिक दृष्टिकोण से नहीं लिया गया। तो अगर हम बात करें रेखीय अनुदेशन, साखी और मैथेटिक्स अनुदेशन की, तो शैक्षिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये तीनों ही अनुदेशन आएंगे। इसमें हम पहले की बात करें वह जनक है, रेखीय अनुदेशन के जनक की बात करें तो उसमें आएगा स्किनर। रेखीय अनुदेशन के समय की बात करें तो 1954 में दिया गया था। उपयोगी है मंद बुद्धि व कमजोर बालक के लिए। प्रयोग प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर किया जाता है इसका। और प्रश्न जो इसमें पूछे जाते हैं वो निबंधात्मक, लघुरात्मक और अति लघुरात्मक, तीनों ही प्रकार के प्रश्न रेखीय अनुदेशन के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब हम बात करें साखी अनुदेशन की, तो जो साखी अनुदेशन है नॉर्मन ए क्राउडर द्वारा दिया गया था, 1960 में दिया गया था। यह प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है और उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। और साखी अनुदेशन जो है दोस्तों, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैथेटिक्स अनुदेशन। तो मैथेटिक्स में आएगा थॉमस गिलबर्ट जो है इसके जनक है। 1962 में उन्होंने इस विधि को दिया था या इस अनुदेशन को दिया था। यह जो है उपयोगी है शारीरिक बालकों, शरारती बालकों तथा कभी कभी सृजनशील के लिए। जो शरारती बालक और सृजनशील बालक है उनके लिए मैथेटिक्स अनुदेशन प्रयोग किया जाता है। यह जो है प्रयोग इसका प्रत्येक स्तर पर कर सकते हैं। सर्वाधिक गणित और विज्ञान के लिए मैथेटिक्स अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें रेखीय अनुदेशन को। अब हम थोड़ा सा पॉइंट से लेते हैं। तो रेखीय अनुदेशन की हम बात करें तो इसमें अध्यापक विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक पद आपस में क्या हो, संबंधित हो। तो रेखीय अनुदेशन में जो है विषय वस्तु क्या रहेगी दोस्तों, छोटे छोटे पदों में विभाजित रहेगी और उनको जो है इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है अध्यापक द्वारा कि वह जो प्रत्येक पद है आपस में क्या हो, संबंधित हो। इसमें व्यवहार परिमार्जन पर बल दिया जाता है। जो रेखीय अनुदेशन है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, व्यवहार परिमार्जन पर बल दिया जाता है। प्रत्येक पद के 3 भाग होते हैं। पहला है उद्दीपक, दूसरा है अनुक्रिया और तीसरा है पुनर्बलन। तो जो रेखीय अनुदेशन में हर एक पद जो रहेगा उसके 3 भाग रहेंगे, उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन। रेखीय अनुदेशन के बाद हम बात करें, इसी में प्रत्येक पद की समाप्ति पर एक प्रश्न किया जाता है जिसका उत्तर लिखित में दिया जाता है। यदि बालक द्वारा दिया गया उत्तर सही हुआ तो सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है और अगले पद पर कार्य करता है। यदि गलत उत्तर प्राप्त किया जाता है या बालक द्वारा गलत उत्तर दिया जाता है तो नकारात्मक पुनर्बलन और वह उसी पद पर कार्य किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक पद की समाप्ति पर बालकों से एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगर बालक उस प्रश्न का सही उत्तर देगा तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है और अगर वह उसका गलत उत्तर देता है तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। और क्या किया जाता है, वह उसी पद पर कार्य करता है। जो बालक है वह उसी पद पर कार्य करेगा, वह अगले पद पर नहीं जाएगा अगर उसके द्वारा उस
पद की समाप्ति के बाद जो प्रश्न पूछा गया उसका सही उत्तर नहीं दिया जाता है। तो अब हम बात करें रेखीय अनुदेशन को पदों की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो पद है उसकी प्रकृति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। अब हम बात करें रेखीय अनुदेशन के गुणों की, तो इसमें आता है पहला, मंद बुद्धि व कमजोर बालकों के लिए उपयोगी। जो रेखीय अनुदेशन है यह मंद बुद्धि व कमजोर बालकों के लिए क्या है? उपयोगी है। पदों का आकार छोटा, संख्या अधिक व पद परस्पर क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। जो रेखीय अनुदेशन है इसमें पदों का आकार छोटा रहेगा, संख्या अधिक रहेगी, व पद क्या रहेंगे? परस्पर संबंधित रहेंगे। लेखन कौशल का इसमें क्या होता है? विकास होता है। नकल की संभावना इसमें नहीं रहती, और त्रुटि दर जो रहती है इसमें कितनी रहती है? रेखीय अनुदेशन में 5% के लगभग रहती है। एकल अध्यापकीय विद्यालयों में शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, और पदों की क्या रहती है? इसमें क्रमबद्धता होती है। तो यह रेखीय अनुदेशन के गुण है। अब हम बात करें इसके दोषों की, तो बालक में तर्क व चिंतन का विकास नहीं होता। जो बालक है उसमें तर्क व चिंतन का विकास क्या है दोस्तों? नहीं होता। समय अधिक, पाठ्यक्रम समय से पूरा नहीं हो पाता। जो रेखीय अनुदेशन है इसमें समय अधिक लगता है, तो जो पाठ्यक्रम है दोस्तों वह समय पे पूरा नहीं हो पाता। उच्च स्तर के लिए अनुपयोगी है। यह विधि जो है उच्च स्तर के लिए क्या है? अनुपयोगी। सभी पदों को पढ़ना अनिवार्य होता है। जो इस विधि है इसमें क्या रहता है? सभी पदों को क्या है? पढ़ना अनिवार्य होता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुपयोगी है, और बालकों को गलतियों को जानने का अवसर नहीं मिलता। जो इसका दोष है, इसका एक दोष यह भी है कि इसमें बालकों को अपनी गलतियों को जानने का अवसर नहीं मिल पाता। नेक्स्ट हम बात करें साखी अनुदेशन की। रेखीय अनुदेशन की कमियों को दूर करने के लिए प्रतिपादित किया गया। जो रेखीय अनुदेशन है उसकी कमियों को दूर करने के लिए साखी अनुदेशन प्रतिपादित किया गया। इसमें जो है पदों का आकार बड़ा, पद अपने आप में पूर्ण होता है, जिससे बालक में तर्क का विकास होता है। इसमें प्रत्येक पद जो रहता है वो बड़ा रहता है, और वह क्या रहता है? अपने आप में पूर्ण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बालक में तर्क का विकास होता है। निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण पर बल। जो साखी अनुदेशन है इसमें निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। प्रत्येक पद के 3 भाग होते हैं, व्याख्या, निदान और उपचार। यह प्रत्येक पद के क्या रहते हैं? 3 भाग रहते हैं। अब हम बात करें, प्रत्येक पद पढ़ने के बाद एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिसके 3 विकल्प होते हैं। जो प्रत्येक पद है उसको पढ़ने के बाद एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, और उसके कितने विकल्प रहेंगे? 3 विकल्प रहेंगे, याद रखें। बालक सही विकल्प का चुनाव करता है तो सकारात्मक पुनर्बलन व अगले पद पर कार्य करता है। जब बालक है, अगर उसको जो हमने 3 विकल्प दिए हैं, प्रत्येक पद के बाद जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसके हम 3 विकल्प देंगे। अगर उन विकल्पों में वह सही विकल्प का चुनाव करेगा तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, और वह क्या करेगा? अगले पद पर कार्य करेगा। अगर बालक जो है गलत विकल्प का चुनाव करता है तो उसे क्या मिलेगा? नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, और वह क्या करेगा? उसी पद पर कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके गुणों की, तो यह प्रतिभाशाली के लिए उपयोगी है। जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए उपयोगी है। इसमें विषय का क्या होता है? व्यापक ज्ञान होता है, पक्षपात की संभावना नहीं होती, निदान व उपचार होते हैं। जो साखी अनुदेशन है ये इसके गुण है। नेक्स्ट हम बात करें दोष की साखी अनुदेशन की। जो पद की है क्रमबद्धता नहीं होती। जो साखी अनुदेशन है इसमें पदों की क्रमबद्धता नहीं होती। लेखन कौशल का विकास नहीं होता। नकल की संभावना क्या रहती है? अधिक रहती है, और छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। जो साखी अनुदेशन है वो छोटी कक्षाओं के लिए क्या है दोस्तों? अनुपयोगी है, और इसमें नकल की संभावना अधिक रहेगी। लास्ट हम बात करें मैथेटिक्स अनुदेशन, जिसे अवरोह अनुदेशन भी कहते हैं। यह जो है ग्रीक भाषा के मेथिन शब्द से इसका नाम लिया गया है, और अर्थ क्या है इसका? जानना। इस अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य बालक को विषय वस्तु पर स्वामित्व या अधिकार प्रदान करना। जो मैथेटिक्स अनुदेशन है इसका मुख्य उद्देश्य बालक को विषय वस्तु पर स्वामित्व या क्या? अधिकार प्रदान करना। इस अनुदेशन में बालक सबसे पहले अंतिम पद को पढ़ता है, फिर पहले पद को पढ़ता है, इसलिए इसे अवरोह अनुदेशन कहते हैं। सबसे पहले इसमें अंतिम पद को पढ़ा जाता है, फिर क्या किया जाता है? पहले पद की तरफ अग्रसित किया जाता है, अग्रसर होते हैं, इसलिए इसे अवरोह अनुदेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम बची हुई और आगे वाली विधियां पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।